सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू mvidyarthi.com। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान नगरपालिका एक्ट यानी कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम पर क्लास नंबर 10, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे धारा नंबर 61 से लेकर धारा नंबर 66 तक। आप याद कीजिए, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, जिसमें मैंने आपको बताया था कि धारा नंबर 51 से लेकर 66 तक हम पढ़ेंगे। 2 क्लासें ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 पे कंप्लीट हो चुकी है और आज यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर हम टोटल ये 6 धाराएं देखने वाले हैं 61 से लेकर 66 तक। अब देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि आज आपको मैं चैप्टर 3 का रिविजन करवाऊंगा। अब तक हमने क्या क्या देखा, 51 से लेकर 60 तक जो धाराएं देखी है उनका हम रिवीजन करेंगे, जिससे आपको सारी चीजें एक बार रिकॉल हो सके, रिवाइज हो सके। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने एम विद्यार्थी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। आज की क्लास का जो नोट्स होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा क्लास अपलोड होने के जस्ट बाद में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक पर क्लिक करके नोट्स जाकर डाउनलोड कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो शुरुआत करें। आज के लेक्चर में 61 से लेकर 66 तक देखेंगे। इससे पहले हमको एक बार रिवीजन करना होगा। रिवीजन करेंगे हम यहाँ पे आपका 51 से लेकर और 60 तक। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ओके, देखो, अब आप देखिए, मैं आपको 51 से लेकर 60 तक रिवाइज करवा रहा हूँ लिख लिख के फास्ट, तो मैं यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, ओनली शॉर्ट में। 51 के अंदर हमने क्या देखा था? 51 के अंतर्गत हमने देखा था बैठकों के बारे में उपबंध। बैठकों के बारे में उपबंध बताया गया था कि जो बैठकें होगी वो यहाँ पे कब कब होगी। मिनिमम यहाँ पे बताया गया था कि 2 महीने में 1 बैठक मिनिमम रहेगी, यानी कि 1 साल में 6 बैठकें मिनिमम हो गई। फिर धारा नंबर 52 में यहाँ पे आपका जो व्यष्टि सदस्य उनके अधिकार बताए गए थे। तो नगर पालिका के जो व्यष्टि सदस्य होंगे, यानी कि जो सिंगल इंडिविजुअल पर्सन, उनसे संबंधित यहाँ पे उनके अधिकार क्या क्या हो सकते हैं। फिर आपका जो 53 था, आपका देखो बैठकों के बारे में उपबंध हो गया, व्यष्टि सदस्य के अधिकार हो गए। फिर 53 के अंतर्गत बताया गया था जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, मैं देखिए भी ऐसे लिख रहा हूं, राइटिंग पे ध्यान मत देना बिल्कुल भी। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ये हमने किस में देखा था? ये हमने देखा था भैया 53 के अंतर्गत। फिर 54 में हमने देखा था वार्ड समिति का गठन। ठीक है, ये आप रिकॉल करो। देखो, ये सब बस आपको ये पढ़ना, डिटेल में तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका। अब हम रिवाइज करेंगे। मैं आपको मतलब किस आए दिन में कोई न कोई चैप्टर आपका कंप्लीट रिवाइज करवाया करूंगा किसी भी क्लास के साथ। ठीक है, फिर 55 के अंतर्गत हमने देखा था वार्ड समिति का गठन हो गया। इसके बाद में हमने देखा था कि समितियां कितनी होगी, तो यहाँ पे हमने समितियों के बारे में देखा था, समितियों के बारे में। तो आप याद कीजिए, टोटल आपकी 8 समितियां होती थी, ये मैंने आपको बताया था। समितियां हो गया। फिर 56 में बताया गया था कि जो ये वार्ड समिति है, इनमें नगर पालिका से भिन्न कोई भी जो बाहर का व्यक्ति है वो कब काम कर सकता है? नगर पालिका से भिन्न व्यक्ति कब काम कर सकता है? कब काम कर सकता है या कार्य कर सकता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था 56 के अंतर्गत। आप याद करो, मैंने बताया था मिनिमम 50% लोगों का जो नगर पालिका के सदस्य है उनका बहुमत होता था, तब जाके 1/3 यानी कि 1/3 बाहर के व्यक्ति नगर पालिका में काम कर सकते हैं। नगर पालिका के सदस्य से भिन्न व्यक्ति कब काम कर सकते हैं? जब कम से कम 50% सदस्यों का यहाँ पे बहुमत हो और साथ में 1/3 से ज्यादा लोग यहाँ पे काम नहीं कर सकते बाहर से। ठीक है, फिर 57 नगर पालिका से भिन्न व्यक्ति कार्य हो गया। फिर समितियों का अध्यक्ष, देखो समिति का अध्यक्ष कौन होगा, ये हमको धारा 57 के बारे में हमने पढ़ा था। समिति का अध्यक्ष ये हमने 57 में पढ़ा था। फिर आती है आपकी 58, 59 और इधर से 60। ठीक है, मैं तीनों एक साथ ले लेता हूं। देखो 58 और 59 और 60 में से उल्टा चलता हूं। देखो, मैं चीजें एक दूसरे से रिलेट करता हूं। अब 60 में हमने पढ़ा था कि जो आपकी वार्ड समिति है उनके क्या क्या कर्तव्य रहेंगे। तो यहाँ पे वार्ड समिति के कर्तव्य, यानी कि वार्ड समिति के क्या क्या कार्य रहेंगे, वार्ड समिति का कर्तव्य, ये हमने 60 में देखा था। फिर हम देखेंगे 59 में ये बताया गया है कि जो समिति होगी, जो वार्ड समिति होगी, ये यहाँ पे हमेशा नगर पालिका के अंडर ही काम करेगी, नगर पालिका के अंडर कार्य करेगी। जो भी बजट वगैरह जो पेश करेगी वो यहाँ पे कौन करेगा? नगर पालिका डिसाइड करेगी। जो भी होगा, जो भी नगर पालिका बोलेगी वो इनको काम करना पड़ेगा।
ये हो गया। फिर 58 में हमने देखा था जो बैठकों के बारे में तैयारी, बैठकों के बारे में तैयारी, बैठकों के बारे में किस तरीके से तैयारी करनी है वो हमने 58 में देखा था। तो इस तरीके से देखो आपको यार समरी बनानी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं होने वाला। चलो एक आपको काम की बात बता ही देता हूं आज। देखो जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम खाने को खाते हैं। क्या करते हैं, खाने को खाते हैं। खाने के बाद हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सबसे पहले हम यहाँ पे खाना खाते हैं ना। खाने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब। फिर थर्ड नंबर पे हम उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तब जाके जो आपने खाना खाया वो तब जाके आपके शरीर में लगेगा। कब लगेगा, ये भी तीनों स्टेप कंप्लीट होंगे। अगर एक भी स्टेप कंप्लीट नहीं हो पाता तो आपका जो खाया पिया है वो आपके शरीर में जाकर नहीं लगेगा। इसी तरीके से जब आप पढ़ाई करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, आप लेक्चर देखते हो, सबसे पहले आप स्टडी करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, आप स्टडी करते हो। कोई भी वीडियो लेक्चर देखा, कोई भी आपने क्लास ली, उसकी स्टडी की। इसके बाद में जो उसका कंसेप्ट है, उसका कंसेप्ट है या जो भी उसकी कुछ भी है XYZ, ये यहाँ पे कंसेप्ट ही था जो हमने पढ़े, ये आपको कंसेप्ट के फॉर्म में याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी लेक्चर डिलीवर हुआ, आपने उसको देखा, देखने के बाद में आपने उसके कंसेप्ट है उनको आपने अंडरस्टूड किया, आपने उनको समझा। समझने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपको इनको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। आपको इनको मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको इनको याद करना पड़ेगा। बहुत बच्चे देखो ज्यादातर असफल क्यों होते हैं, ज्यादातर लोग जो तैयारी करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट असफल क्यों होते हैं, क्योंकि वो तीनों स्टेप्स यहाँ पे फॉलो नहीं करते। अगर आप ये तीनों स्टेप फॉलो कर रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, खाना, तो उसकी जगह मैं एक दूसरे से रिलेट कर रहा हूँ, उसी तरीके से पहले हमको क्या करना है, पहले पढ़ना है, पहले पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जिस तरीके से खाने को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उसी तरीके से आपको इन कंसेप्ट को अंडरस्टूड करना है। जिस तरीके से फिर यहाँ पे हम डाइजेस्ट करती है हमारी बॉडी फूड को, उसी तरीके से आपको मेमोराइज करना है। इसके लिए आपको कम से कम डेली का 1 घंटे का समय आप दीजिए। देखो आपको लगेगा यार इसमें आपका टाइम खराब होगा, आपको ये लग सकता है भाई, आपको ये लग सकता है कि आपका इसमें टाइम 1 मिनट क्या हो गया, जस्ट 1 मिनट, जस्ट बटन प्रेस हो गया कोई। ओके देखो इसमें हुआ क्या। ओके अब देखो, तो मैंने बताया था कि कम से कम आपको 1 घंटा रिवीजन को देना ही होगा। 1 घंटा, जब तक रिवीजन को नहीं दोगे तब तक आपका काम नहीं होगा। ज्यादातर स्टूडेंट सफल क्यों नहीं होते, क्योंकि वो तीनों स्टेप फॉलो नहीं करते। कोई 2 स्टेप फॉलो करता है, कोई 1 स्टेप फॉलो करता है। ज्यादातर बच्चे 1 स्टेप फॉलो करते हैं, ओनली पढ़ते हैं। पढ़ लिया, उसके बाद कंसेप्ट को आपको खुद से रिवाइज करना है, लिख लिख के आप करोगे। 6 महीने के अंतर्गत आपको सक्सेस मिल जाएगी। आप करोगे तब होगा, लेकिन ये सब ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। ये आपका रिवीजन करा दिया मैंने चैप्टर नंबर 3, अब तक हमने जितना भी देखा था उतना। और अभी हम यहाँ पे क्लास आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए 1 मिनट हुआ क्या, 1 मिनट, सॉफ्टवेयर हैंग कर रहा भैया, बाबू भैया। ओके ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। धारा नंबर 61। अब आप देखिए 61 से लेकर 66 तक आज हम देखने वाले हैं। तो 61 में क्या बताया गया है, 61 में यहाँ पे बताया गया है शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे। देखो शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे, इसका मतलब होता है एक तरीके से ट्रांसफर। और क्या ट्रांसफर, शक्तियां, कर्तव्य, कार्य, ये ट्रांसफर किस तरीके से किए जाएंगे। देखो नगर पालिका का वो अध्यक्ष होता है, जो अध्यक्ष होता है वो अकेला पूरा काम तो कर नहीं सकता, तो जो नगर पालिका के सदस्य होते हैं उनको काम सौंप दिया जाता है। इसको बोलते हैं प्रत्यायोजित करना। शक्ति प्रत्यायोजित करना, कर्तव्य प्रत्यायोजित करना, कृत्य प्रत्यायोजित करना। इसी तरीके से आप देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो अकेले तो पूरा काम कर नहीं सकते, उनके नीचे पता नहीं कितने लोग काम कर रहे हैं, सबको काम दे रखा है, सौंप रखा है। मोदी जी तो फ्री बैठे रहते हैं, बाकी सब लोग काम करते हैं, लेकिन वो हैंडल कर रहे हैं सबको। इसी तरीके से यहाँ पे बता रखा है, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए और कार्यभार संभालने के लिए कोई उपाध्यक्ष नहीं हो, अगर उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष काम संभाल लेगा, लेकिन अध्यक्ष का पद रिक्त है और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो काम कौन संभालेगा, तब काम किसी और को सौंप दिया जाएगा। किसको सौंपा जाएगा, तो नगर पालिका प्रवर्तन नियमों के अनुसार डिस्क्वालीफाई, क्वालिफाई, वो सब रूल थे, पीछे पढ़ाता हुआ आ रहा हूं मैं, के अनुसार किसी अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक, जब तक नया अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाता तब तक शक्तियां, कर्तव्य और कार्यपालक कृत्य नगर पालिका के ऐसे सदस्यों को जिसके द्वारा उनका प्रयोग किया जाना वह ठीक समझे विहित रीति से बुलाई जाने वाली बैठक में प्रत्यायोजित करेगी, यानी कि काम किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा। लेकिन देखो नीचे
नीचे क्या लिखा हुआ है पढ़ो। परंतु जब अनुसूचित जाति यानी कि कोई भी रिजर्व कैटेगरी का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है तो यहाँ पे लिखा हुआ है SC ST कोई भी रिजर्व कैटेगरी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिए आरक्षित अध्यक्ष पद रिक्त हो जाए, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है महिलाओं के लिए, तब अध्यक्ष की शक्तियां कर्तव्यों कार्यपालक कृत्य उक्त जाति, यानी कि सीधी बात है अगर रिजर्व कैटेगरी का पद खाली हुआ है तो वो पद जो अगले 6 महीने के लिए दिया जाएगा, जो भी शेष समय के लिए 6 महीने से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि चुनाव हो जाएगा 6 महीने बाद। तो जब कोई भी पद रिक्त होगा अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का, तो अगर रिजर्व कैटेगरी की सीट है तो रिजर्व कैटेगरी का ही नया सदस्य होना चाहिए, ये कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे ये बता रखा है, ये देख लेना। 61 में कार्य बताया गया है कि कार्य ट्रांसफर करना हो तो किस तरीके से करेंगे। ओके, 61 नंबर की धारा खत्म होती है। नेक्स्ट देख लो धारा नंबर 62। धारा नंबर 62 में बताया गया है नगर पालिका तथा समितियों के कार्य, नगर पालिका तथा समितियों के कार्य और कार्यवाहियां उसके सदस्यों द्वारा निर्हरता आदि के कारण दूषित नहीं होगी। देखो निर्हरता डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती थी मैंने बताया था। होता क्या है, कोई भी व्यक्ति है वो नगर पालिका का सदस्य बन गया, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन उसके अंदर थी, कोई भी निर्हरता उसके अंदर थी, लेकिन यहाँ पे कमेटी को पहले पता नहीं लगा, वो चुनाव जीत गया, उसने पद भी ग्रहण कर लिया, वो काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कमेटी को पता नहीं लगा, बाद में पता लगा जब उसका कार्यकाल चल रहा है तब। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस व्यक्ति को डिस्क्वालिफिकेशन उसके अंदर है तो उसको डिस्क्वालीफाई तो किया ही जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक उसने जितना भी काम किया, इसके पहले 1 साल का 2 साल का जितना भी कार्यकाल में उसने काम किया, अगर उसमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है, देखो अगर कोई सदस्य अध्यक्ष पीठासीन का निर्वाचन नियुक्ति में त्रुटि है, अगर उसमें निर्भरता है तो समिति पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसने जितना भी काम किया उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी वो डिस्क्वालीफाई हुआ है वो सस्पेंड हो गया, लेकिन जो काम किया उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, अगर अध्यक्ष सदस्य का निर्वाचन रद्द हो जाए और वह कार्य करना बंद कर दे, सोचो अगर अध्यक्ष उसमें त्रुटि पाई जाती है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो सस्पेंड हो जाता है, तो उसने जितना भी कार्य किया है वो भी यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। ये लाइन पढ़ना, देखो भी आपको डाउट आएगा, मैं बताता हूँ। अगर अध्यक्ष सदस्य का निर्वाचन रद्द हो जाए और वह कार्य करना बंद कर दे, तब भी उसके द्वारा किए गए कार्य अविधि मान्य नहीं होंगे। अब देखो डाउट आता है, यहाँ तो लिखा हुआ है अविधि मान्य नहीं होंगे, यहाँ तो ये लिखा हुआ नहीं होंगे, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है अविधि मान्य। देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं जो लाइन बोल रहा हूँ वो याद रखो, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर कोई भी अध्यक्ष है और त्रुटि पाई जाती है, डिस्क्वालिफिकेशन पाई जाती है, तो उसने अब तक जितना भी काम किया है वो सब काम वैलिड माना जाएगा, इनवैलिड नहीं माना जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा होता ना कि मान्य नहीं होगा, तो ये लाइन गलत होती, यहाँ लिखा हुआ है अविधि मान्य नहीं होगा, अविधि मान्य नहीं होगा, तो ये लाइन क्या है, ये लाइन सही है। ठीक है, ये डाउट आता है इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे लिखी। आपको किस तरीके से याद रखना है कि काम पहले का कार्यकाल में किया गया काम पूरा वैलिड रहेगा। ठीक है, ओके। अब आप देखो यहाँ पे धारा नंबर 58, एक मिनट, ये हुआ क्या यार भैया, 62 के बाद यहाँ 58 थोड़ी आएगा, यहाँ आएगा आपका 63, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक। ओके, अब देखिए धारा नंबर 63। धारा नंबर 63 में क्या बताया गया है, धारा नंबर 63 में बताया गया है नगर पालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चों तथा व्ययों के लिए साधारणतः नगर पालिका निधि का दायी होना। देखो क्या होता है, कोई भी नगर पालिका का सदस्य है, वो कोई भी काम करता है नगर पालिका के लिए, कोई भी खर्चा करता है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, नगर पालिका के फंड से ही तो वो पैसा लिया जाएगा, उसी के बारे में बता रखा है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य नगर पालिका द्वारा किए गए करार संबंधी के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे। देखो बताया गया अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य नगर पालिका द्वारा किए गए करार संविधि के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे। नगर पालिका के लिए XYZ कोई भी काम किया है, उसका फंड कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अपनी जेब से थोड़ी देगा, वो फंड कहाँ से लिया जाएगा, वो यहाँ पे नगर पालिका के फंड से वो पैसा लिया जाएगा, नगर पालिका के फंड से। ठीक है, सेकंड पॉइंट, किसी धन के दुर्विनियोग यानी कि धन का कोई भी दुरुपयोग के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य या उस अधिनियम के अधीन कार्यपालिका शक्ति प्रदान की गई हो तो उत्तरदायी होगा। देखो इसके अंतर्गत ये बताया गया है, पहले तो बताया गया है ऊपर कि अगर कोई भी नगर पालिका से संबंधित कार्य है जो सच में नगर पालिका के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पे पूरा फंड नगर पालिका के फंड से लिया जाएगा जो भी पैसा होगा। लेकिन सोचो सेकंड नंबर का पॉइंट हम बताया गया है, अगर किसी भी व्यक्ति ने धन का दुरुपयोग किया, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो या कोई भी अलग से सदस्य हो, अध्यक्ष हो उपाध्यक्ष हो नगर पालिका का कोई भी सदस्य हो, तो उस अधिनियम के तहत कार्यपालिका शक्ति प्रदान की गई हो तो उत्तरदायी होगा। सीधी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी अध्यक्ष कोई भी उपाध्यक्ष कोई भी सदस्य है, आपने देखा होगा जब कोई भी रोड बन रही है तो रोड का टेंडर दिया जाता है किसको, ठेकेदार को। अब मान लो कि जो ठेका था भाई साहब वो यहाँ पे
30 लाख का था, 30 लाख का है ना, 30 लाख के अंतर्गत ठेकेदार को टेंडर दे दिया। लेकिन अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, सदस्य को पता है कि जो टेंडर है इसका काम भाई साहब 10 लाख में ही हो जाएगा, इसका जो सामान है, इसकी जो लागत है वो 10 लाख में काम हो जाएगा पूरा। फिर भी 30 लाख का टेंडर दिया, और ऐसा करने के बाद भी मान लो सड़क 6 महीने बाद ही भाई साहब टूट जाती है, 6 महीने बाद ही क्या होता है, टूट जाती है। तो इसमें कमी है, किसकी कमी है? सड़क टूट गई, पैसा किसका खराब हुआ? नगर पालिका का खराब हुआ। फिर क्या होता है, कमेटी बैठती है कि भाई 30 लाख रुपए दिए, इतना पैसा दिया, जिसके बाद भी ये सड़क क्यों टूटी? तो फिर यहाँ पे चेक किया जाएगा, कमेटी बैठती है। तो फिर यहाँ पे जिसने भी उसको टेंडर पास करवाया, जो भी था, उसका यहाँ पे नंबर आएगा और वो यहाँ पे उत्तरदायी होगा, ये यहाँ पे बता रखा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, ऐसा नहीं कि भाई सोचो टेंडर भी दे दिया, टेंडर पास हो गया, सड़क भी टूट गई, तो जबरदस्ती थोड़ी कि जिस बंदे ने टेंडर दिलवाया उसका नंबर आए, जो भी सदस्य, जो भी अध्यक्ष, जो भी उपाध्यक्ष होगा। ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसा कब होता है कि भाई साहब किसी ने जानबूझ के किया हो, कोई इसका ये हित वाला व्यक्ति हो, कोई इसका हिती व्यक्ति हो, कोई इसका रिलेटिव हो, उसको टेंडर दिया हो, तब जाके ये चीजें होती है, पूरी जांच होती है। देखो प्रैक्टिकली ये चीजें नहीं होती, लेकिन ये सब राजपत्र में लिखा हुआ है, ये एक्ट में लिखा हुआ है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको ध्यान भी रखना पड़ेगा। 63 नंबर की धारा खत्म होती है, नेक्स्ट आती है 64 नंबर की धारा। 64 में बता रखा है नगर पालिका के पदाधिकारियों या पदधारियों, ठीक है। इसमें इसके अंतर्गत सब आगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य वगैरह सब। नगर पालिका के पदधारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना। देखो इसका मतलब होता है टेंडर। कोई भी व्यक्ति जो किसी नगर पालिका के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा, किसी टेंडर में स्वयं या अपने, या तो देखो वो स्वयं या अपने भागीदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा या हित रखता हो, तो समुचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई का भागी होगा। सीधी बात ये बता रखी है कि भाई जो टेंडर वगैरह है ना, जो आपने देखा होगा, जो टेंडर होते हैं वो अपने भागीदार व्यक्ति को नहीं देगा। सीधी बात है, यानी कि अपने रिलेटिव, अपना जानकार, अपने हित वाले व्यक्ति को नहीं देगा। अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, दोनों तरीके से ही नहीं देगा, अदरवाइज अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है, बीच में पैसा खाया जाएगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन रियली में होता ऐसा ही है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। मैंने बताया था पीछे जस्ट थोड़ी देर पहले, ये चीजें प्रैक्टिकली नहीं होती, बट राजपत्र में, अधिनियम में लिखा हुआ है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा और आपको याद भी रखना पड़ेगा। 64 में बताया था मैंने, क्या बताया था कि कोई भी हित वाले व्यक्ति को टेंडर वगैरह पास नहीं करवाना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन यह 65 में क्या लिखा हुआ है? देखो 65 में लिखा हुआ है नगर पालिका के साथ किसी टेंडर, किसी सुविधा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए शास्ति पेनल्टी क्या होगी। सोचो अगर ऐसा किसी ने कर दिया, ऐसा अपने जानकार को टेंडर दिलवा दिया और वो भी बहुत ज्यादा पैसे में, तो वहां पे उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ में उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। सस्पेंड कब किया जाएगा? उसको डिस्क्वालीफाई, अगर जिसने उसका टेंडर वगैरह पास करवाया, वो यहाँ पे उसका जानकार नहीं था और उसने ज्यादा रुपए में टेंडर पास करवाया, लेकिन उसने जानबूझ के नहीं करवाया, उसको पता नहीं था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, हम डिटेल में पढ़ते हैं तब। लेकिन आप अभी इतना समझो, मैंने जस्ट एक लाइन बोली थी कि ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो, अगर ऐसा करता पाया जाता है कोई भी, तो पेनल्टी लगेगी यहाँ पे 5,000 रुपए की, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब हमने पढ़ा था, बाकी आपको नॉर्मल सब ये याद रखना है। तो 51 से लेकर मैंने आपका 60 तक रिवाइज करवाया था कि एक बार फिर से करें, आपका चैप्टर नंबर 3 आपको पूरा याद हो जाएगा, देख लो। 51 में बताया गया है बैठकों के बारे में, उपबंध की बैठकें कब कब होगी। 52 में बताया गया है व्यष्टि सदस्य के अधिकार क्या क्या होंगे, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, जाके पढ़ सकते हो। 53 में बताया गया है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा और कितनी बार लाया जा सकता है। 54 में हमने देखा था वार्ड समिति का गठन, अगर 2, 3, 4 वार्ड है तो उनका समिति का गठन होगा। समितियां मैक्सिमम आपकी 8 होती थी। 55 में हमने पढ़ा था, 56 में पढ़ा था नगर पालिका से अगर भिन्न कोई भी व्यक्ति है बाहर का, वो नगर पालिका में कैसे और कब कार्य कर सकता है। 57 में बताया था कि समिति का अध्यक्ष कौन होगा। 58 में बताया था कि बैठकों के बारे में जो तैयारियां होगी वो कैसे होगी। और जो आपका 59 था, 59 के अंतर्गत मैंने बताया था समिति नगर पालिका के अंडर कार्य करेगी। ये तो आप भी समझते हो कि जो वार्ड समिति है, जो समिति है, वो यहाँ पे नगर पालिका के अंडर कार्य करेगी। जो भी फंड वगैरह होगी वहाँ पे नगर पालिका डिसाइड करेगी। 60 में हमने देखा था वार्ड समिति की क्या क्या काम है, वार्ड समिति की क्या क्या करते हैं। फिर 61 में हमने देखा था कि अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं रहते तो उसके किसी भी सदस्य को काम दे दिया जाएगा, शक्ति, कर्तव्य और यहाँ पे कृत्य। 62 में हमने देखा था
कि अगर कोई भी निर्भरता पाई जाती है तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसने जो भी काम किया वो वैलिड माना जाएगा, इनवैलिड नहीं माना जाएगा। 63, 62 हो गया। 63 में हमने देखा था कि जो भी कोई भी व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य कोई भी खर्चा करता है नगरपालिका के लिए तो उसका फंड कहां से लिया जाएगा, उसका फंड पूरा नगरपालिका के फंड से ही लिया जाएगा। 64 में बताया गया है कि भाई कोई भी जानकार, कोई भी रिलेटिव यहाँ पे अपने जानकार को यहाँ पे जो टेंडर वगैरह पास नहीं करवाएगा, यहाँ पे बता रखा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टेंडर नहीं लेगा और अपने ही जानकार को नहीं दिलाएगा, किसी अच्छे ठेकेदार को टेंडर देगा जो कि नगरपालिका के लिए अच्छे से काम कर सके। और लेकिन ऐसा कोई जानबूझ के करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 5,000 की। लेकिन यहाँ पे देखो, ये अगर ऐसा होता भी है, पहली बात तो मैंने बताया प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो वो जानबूझ के करे या प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कैसे भी करे, फाइनली उस पर 5,000 की पेनल्टी लगती है, सस्पेंड करे उसको, ये चांस बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्योंकि जो देखो टेंडर दिया जाता है आजकल जानकारी से ही दिया जाता है, जानकारी से ही पता लगता है कौन ठेकेदार अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, तो आप भी समझते हो। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। 66 और रही है, वाह 66 हमने पढ़ी नहीं थी, ये देखो मैं तो भूल गया था। 66 सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। सिंपल सा इसमें ये बता रखा है, देख लो, जो नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य अधिकारी कोई भी है नगर पालिका से संबंधित, वो धारा आई, देखो प्रत्येक, फिर से देखते हैं इसको, नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य अधिकारी, नगर पालिका का कर्मचारी, नगर पालिका के टैक्स के उद्ग्रहण का प्रत्येक पट्टेदार, आईपीसी धारा 1860, ये देख लो यार, आईपीसी की धारा 1860 की धारा 21, आईपीसी 1860 की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। कुछ नहीं याद रखना, ये याद रखना है कि नगर पालिका का जो भी व्यक्ति जो काम कर रहा है वो लोक सेवक समझा जाएगा, किसके अनुसार, आईपीसी 1860 की धारा 21 के अनुसार, ये बता रखा है और कुछ भी नहीं है, सिंपल था। ठीक है, देख लेना आपने कुछ भी डाउट हो तो उसको पूछ लेना। जो भी नोट्स वगैरह है सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।